Hi friends, good morning. Welcome to IXMB. I hope आप सब अच्छे हैं and you are preparing well for your examination. शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो कि है 7 सितंबर 2022. So before I begin, let me remind you कि इस लेक्चर के पीडीएफ को आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करना ना भूलो एंड हमारे वेबसाइट ixmb.com से बीपीडिया को शाम को डाउनलोड करो और बीपीडिया से रिवीजन करो. ताकि आपका प्रिपरेशन जो करंट अफेयर का है वो कॉम्प्रिहेंसिव हो सके. आगे बढ़ते हैं हमारे सबसे पहले न्यूज पे. वो है आउटकम फ्रॉम द पीएम हसीनाज विजिट टू इंडिया. तो ये कहाँ की पीएम है? शी इज द पीएम ऑफ बांग्लादेश जो कि इंडिया विजिट कर रही है. तो ऑब्वियसली वो इंडिया विजिट कर रही है तो बहुत सारे ट्रीटीज एमओयूज है ना, बहुत सारे डिस्कशंस हुए होंगे इंडियन गवर्नमेंट के साथ. एंड देयर आर 7 MOUs that has been signed between India and Bangladesh, right? One of being them the collaboration between the Ministry of Jal Shakti and Ministry of Water Resource Bangladesh. Reason objective क्या है? On withdrawal of water by India and Bangladesh from common border river Kushiari. So ये जो कुशियारी रिवर है, this forms the border between India and Bangladesh, right? तो इंटरनेशनल बॉर्डर पे ही है ये रिवर. ठीक है, तो ये पहला हो गया. दूसरा हो गया एक एमओयू जो इंडियन रेलवे और रेलवे बोर्ड के बीच में और जो बांग्लादेश का रेलवे है उनके बीच में हुआ है फॉर ट्रेनिंग ऑफ बांग्लादेश रेलवे पर्सनल इन इंडिया. मतलब बांग्लादेश रेलवे के जो ऑफिसर्स होंगे या अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो ऑफिसर्स होंगे या पर्सनल होंगे, टेक्निकल नॉन टेक्निकल, तो उनको ट्रेनिंग के लिए इंडिया भेजा जाएगा. तो उस रिगार्ड्स पे एक एमओयू हुआ. थर्ड जो है वो हुआ है अगेन रेलवे, दोनों कंट्रीज के रेलवे के बीच में ऑन कोलैबोरेटिंग इन आईटी सिस्टम सच एज एफओआईएस. एफओआईएस का मतलब क्या है? फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट? मतलब रेलवे में ये जो मालगाड़ी है ना, जो मालगाड़ी का मूवमेंट होता है, तो ये मूवमेंट मतलब कौन सा माल कहाँ जाएगा, कौन सा वैगन कहाँ का है, तो ये सारा इंफॉर्मेशन कहाँ से आता है? एफओआईएस मतलब एक टेक्नोलॉजी है रेलवे के पास जिसको बोला गया है फ्राइट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम. एंड जो अदर आईटी एप्लीकेशंस अब बांग्लादेश रेलवे यूज कर रही है उसको भी, है ना, इंडियन इंडियन आईटी सिस्टम मतलब रेलवे के पास, इंडियन रेलवे के पास जो आईटी सिस्टम है वो हेल्प करेगी अपग्रेड करने में. तो ये था तीसरा एमओयू. जो चौथा एमओयू है वो है आपका जस्टिस एंड जुडिशियल सर्विसेज को लेके. MOU between National Judicial Academy, India and the Supreme Court of Bangladesh on training and capacity building program for Bangladesh judicial officers in India. मतलब जो बांग्लादेश जुडिशियल ऑफिसर्स होंगे, है ना, जिनकी जजेस की ट्रेनिंग हो गई, अलग अलग जो कोर्ट में जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी ट्रेनिंग हो गई, तो उनकी ट्रेनिंग कहाँ पे होगी? अभी इंडिया में होगी बेस्ड ऑन दी एमओयू एट नंबर 4. नेक्स्ट एमओयू देखते हैं नंबर 5. ये CSIR, काउंसिल फॉर साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड सेम बांग्लादेश का क्या है? बांग्लादेश काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ फॉर साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन बिटवीन बोथ दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ दी कंट्रीज. ठीक है. जो छठवा है वो है एमओयू ऑन कोऑपरेशन इन द एरिया ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी. ठीक है, मतलब स्पेस टेक्नोलॉजी में बांग्लादेश को आगे आना है एंड इंडिया तो बहुत आगे है. सो इन दैट सेंस उन्होंने एमओयू साइन किया है ताकि इंडिया उनको कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सपोर्ट करे. सेवेंथ एमओयू है एमओयू बिटवीन द प्रसार भारती एंड द बांग्लादेश टेलीविजन ऑन कोऑपरेशन इन ब्रॉडकास्टिंग. ठीक है, ये प्रसार भारती गवर्नमेंट की ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है जो सांसद टीवी है ना, और पहले डीडी नेशनल जैसे या गवर्नमेंट के कोई भी प्रोग्राम्स को लाइव टेलीकास्ट कौन करता है? प्रसार भारती. तो प्रसार भारती और सेम कंपैरेटिवली बांग्लादेश में क्या है? बांग्लादेश टेलीविजन. तो इन दोनों ने एमओयू किया है ताकि कोऑपरेट कर पाए इन द सेक्टर ऑफ ब्रॉडकास्टिंग. ये तो हो गया एमओयू का बात. लेकिन देर आर मोर थिंग्स, मोर प्रोजेक्ट दैट हैज बीन इन द लिस्ट, द आउटकम्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स विजिट. पहला है अनविलिंग ऑफ मैत्री पावर प्लांट. ठीक है, ये जो मैत्री पावर प्लांट है ये 1320 मेगावाट का है जिसको यूएसडी 2 बिलियन में बिल्ड किया गया है. ठीक है, तो ये कोल फायर्ड पावर प्लांट कहाँ पे है? रामपाल खुलना. ठीक, ये इंडियन मतलब इंडिया का असिस्टेंस से ये बना है. दूसरा आता है इनोग्रेशन ऑफ रूपसा ब्रिज. तो ये जो ब्रिज है, ये ब्रिज, ये जो भी आप इनिशिएटिव देख पा रहे हो ना, इसमें इंडिया इन्वॉल्व है. ये जो रूपसा ब्रिज है ये कहाँ पे है?
एंड टू सेंट्रल एंड नॉर्थ बांग्लादेश, ऑल्सो टू द इंडियन बॉर्डर एट पेट्रापोल एंड गेदे इन वेस्ट बंगाल। मतलब जो वेस्ट बंगाल है वो बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है, एंड स्पेसिफिकली जो गेदे है, राइट, सो गेदे इज ए नेम ऑफ ए प्लेस। यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, गेदे रेलवे स्टेशन, तो वहां से है ना बांग्लादेश के लिए ट्रेन वगैरह, मतलब ये दिस इज द लास्ट प्लेस इन इंडिया, इंडियन साइड पे लास्ट प्लेस है गेदे। सो आप ये वर्ड को जब इस रिगार्ड्स में पढ़ोगे ना तो गेदे आप बहुत बार सुनोगे, सो यू विल टेंड टू गेट कंफ्यूज्ड, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, गेदे इज द नेम ऑफ ए रेलवे स्टेशन। नाउ the 5.13 kilometer Rupsha rail bridge is a key part of 67.47 kilometer Khulna Monga single port track and broad gauge rail line project connecting for the first time Mangola port will Khulna by railway। तो देखो इसका इंपॉर्टेंस बहुत है। इसका इंपॉर्टेंस इसीलिए है क्योंकि अभी जो रेलवे नेटवर्क है इंडिया एंड बांग्लादेश का, वो ये जो मोंगला पोर्ट है उसको कनेक्ट नहीं कर रहा है, बट फ्यूचर में उसको कनेक्ट किया जाएगा। सो इन दैट सेंस अगर ये ब्रिज इनॉग्रेट हुआ है रुपशा ब्रिज के ऊपर में, सो कहीं ना कहीं दिस इज ए इंडिकेशन कि फ्यूचर में अगर रेलवे नेटवर्क जो है, जो खुलना के बाद मोंगा पोर्ट तक जा सकता है, तो वो इजीली जा सकता है बिकॉज पहले जो ब्रिज नहीं था अभी वो ब्रिज बन गया है। देन सप्लाई ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट एंड मशीनरीज, सिंपल सी बात है, मतलब जैसे इंडिया में बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है वैसे ही उनके पास बांग्लादेश रोड एंड हाईवे डिपार्टमेंट है। उनको अलग अलग इक्विपमेंट्स, अलग अलग मशीनरीज इन 25 पैकेज में इंडिया सप्लाई करेगा, मतलब कैपेसिटी बिल्डिंग, ठीक है, ताकि वो अच्छा अच्छा रोड अपने देश में बना पाए। देन खुलना दर्शन रेल लाइन प्रोजेक्ट, the project is an upgradation of existing double to broad gauge infrastructure linking the current cross border link at गेदे दर्शना। तो देखो गेदे दर्शना अभी है लाइन, ठीक है, टू खुलना, ये आगे अभी खुलना तक काम होगा, thereby augmenting the rail connection between the two countries, especially to Dhaka, but in future to मोंगला पोर्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला ना कि रूपशा ब्रिज में, रूपशा ब्रिज के ऊपर में जब वो रेल लाइन के लिए ब्रिज बन गया है, तो ये अभी मोंगला पोर्ट तक जाना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। तो ये कहीं ना कहीं मतलब ये जो आज का इनिशिएटिव है ये आज के लिए नहीं है, दिस इज फॉर द फ्यूचर। जो भी काम किया जा रहा है दिस टेक्स टाइम्स, फॉर एग्जांपल दिस ब्रिज इज नॉट बिल्ट इन ओवरनाइट, ये एक सोची समझी प्लानिंग के तहत किया गया है, दिस टेक्स टाइम्स, राइट। तो फ्यूचर में प्लान है ढाका एंड मोंगला पोर्ट तक जो रेल नेटवर्क है दोनों देशों का वो कनेक्ट हो पाए, राइट। तो उससे बहुत सारे बेनिफिट होगा। बेनिफिट क्या होगा, अगर आप इंडिया के मैप को देखोगे ना, जो इसको चिकन नेक बोलते हैं, अगर वेस्ट बंगाल से किसी को बांग्लादेश जाना है, चिकन नेक से घूम के जाना है तो इट इज टू फार, बट अगर पेट्रापोल या गेदे के थ्रू कोई बांग्लादेश जा रहा है फ्रॉम वेस्ट बंगाल, इट्स एन ओवरनाइट जर्नी, राइट। तो वैसे ही अगर इंडिया से बांग्लादेश में कोई सामान भेजना है या बांग्लादेश से इंडिया में कोई सामान आना है, सिंस बांग्लादेश इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स, राइट, तो दैट इज व्हाई आई सेड कि बांग्लादेश से कोई सामान आना है तो इट बिकम्स इजी व्हेन दे हैव रेल नेटवर्क। तो मतलब सबसे चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन क्या है, रेलवेज, उसके थ्रू थिंग्स कैन बी डन एट ए कॉस्टली एंड ऑप्टिमाइज्ड वे। तो दिस शोज द फ्यूचर of relationship between India and Bangladesh। So जो रेल नेटवर्क है एट प्रेजेंट गेदे से दर्शना तक है, बट ये खुलना तक एक्सटेंड होगा। देन इन फ्यूचर द गवर्नमेंट इज ऑल्सो थिंकिंग इट टू ढाका एंड देन टू मोंगला पोर्ट, ठीक है। सो विद दिस द नेक्स्ट इनिशिएटिव इज पार्वतीपुर खुलना रेलवे लाइन। सो ये भी एक रेलवे लाइन है, द कन्वर्जन ऑफ द एक्सिस्टिंग मीटर गेज लाइन टू ड्यूल गेज line estimated at 120.41 million. The project will connect the existing cross-border rail at Bristol, Bairol, बांग्लादेश, राधिकापुर, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये भी एक मीटर गेज कनेक्शन को ड्यूल गेज कनेक्शन में, मतलब मीटर गेज लाइन को ड्यूल गेज लाइन में कन्वर्ट करने का इनिशिएटिव है दोनों कंट्री का, राइट। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। ये आपको ना आई मीन बीपीडिया से 2-3 बार रिवाइज करना पड़ेगा, तभी आपको जाके ये याद होगा, बिकॉज आपको कई बार डेटा पूछ ही सकता है, जो मतलब खुलना दर्शना रेलवे लाइन लिंक्स गेदे टू विच सिटी, विच बांग्लादेश सिटी, तो ऐसा कुछ सवाल आपको पूछ लिया ना तो आपको डिटेल्स पता होना चाहिए। सो इन दैट सेंस आपको इसको थोड़ा रिवाइज करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, हुआ नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी। तो जैसा कि आपको पता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन एक नया आया है, राइट, जिसके मिनिस्टर कंसर्न मिनिस्टर है श्री अमित शाह, हु इज आल्सो द होम मिनिस्टर ऑफ यूनियन होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उन्होंने अनाउंस किया दैट नेशनल लेवल कमिटी फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ
नेशनल कोऑपरेशन पॉलिसी डॉक्यूमेंट, ताकि कोऑपरेशन हो पाए बिटवीन स्टेट्स, है ना, बिटवीन बिटवीन ऑल दी हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, स्ट्रेट एंड सिंपल। ठीक है, व्हाई द न्यू नेशनल कोऑपरेटिव पॉलिसी इज बीइंग फॉर्मुलेटेड टू रियलाइज द विजन ऑफ सहकार से समृद्धि, एंड दिस इज एंड सहकार से समृद्धि, दिस वर्ड वाज गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर हिमसेल्फ। ठीक है, तो ये जो काउंसिल फॉर्म हुआ है, ये किसके अंडर में हुआ है? फॉर्मर यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु, ठीक है, जो कि रेलवे मिनिस्टर थे। देन अगर हम एग्जिस्टिंग पॉलिसी की बात करें, तो एग्जिस्टिंग पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड इन 2002. So today in India has 8.5 lakh cooperative society with a member base of around 29 crore spread across the length and breadth of the country. This cooperative are engaged in various activities like agro processing, dairy, fishing, housing, weaving, credit, marketing to name a few. So मतलब इससे क्या होगा, एक बेटर काम हो पाएगा। So आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स। तो ये ग्रांट्स किसने दिया? ये दिया डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। ठीक है, ये 6th मंथली इंस्टॉलमेंट है। अब ये 6th मंथली इंस्टॉलमेंट क्या है, ये हम आगे समझते हैं। पोस्ट डेवल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट ऑफ 7,183.42 करोड़ टू 14 स्टेट्स। 14 स्टेट्स को ये पैसा मिला है। तो देखो, ये जो पैसा मिल रहा है ना, ये 15th फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन से मिल रहा है, जहां उन्होंने रिकमेंड किया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22-23 टोटल 14 स्टेट्स है। ठीक है, वो कौन से स्टेट्स है? वो ये स्टेट्स है आंध्र प्रदेश, आसाम, हिमाचल, केरला, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड एंड वेस्ट बंगाल। ये 14 स्टेट्स को 86,201 करोड़ रुपए दिया जाए, लेकिन एक साथ नहीं दिया जाए, ये हर मंथ में, मतलब जो अमाउंट है एक स्टेट को मिलना है डिवाइडेड बाय 12, उसका एक इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई बनेगा। उस ईएमआई को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एज ए पोस्ट एवोल्यूशन रेवेन्यू डेफिसिट पे करना है इन 14 राज्यों को। ठीक है, तो अभी गवर्नमेंट ने कितना पे किया? 7183। अगर हम नंबर्स की बात करें, तो ये वो है 14 स्टेट्स, हाँ, जिनको ये अमाउंट मिला है 6th में, और क्यूमुलेटिवली अभी तक उनको इतना अमाउंट मिल चुका है। मतलब और 6 महीना उनको अभी आगे मिलेगा टू कंप्लीट दी हाउ मच अमाउंट? 86,201 करोड़। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। देन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज, दैट इज शिक्षा पर्व 2022। तो देखो, ये जो शिक्षा पर्व सेलिब्रेट हुआ है, वहां पे, है ना, अवार्ड दिया गया है। अवार्ड किस चीज का दिया गया है? जो नेशनल अवार्ड है टीचर्स का, उसको दिया गया है सीबीएसई हॉनर्स फॉर एक्सेलेंस इन टीचिंग एंड स्कूल लीडरशिप इन 21-22 अवार्ड टू 19 प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स फ्रॉम सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल। ये पहला हो गया। दूसरा हो गया नेशनल टेक्निकल टीचर्स अवार्ड 22 टू 14 फैकल्टी मेंबर्स। ये अवार्ड दिया गया, और ये अवार्ड देने के साथ साथ कुछ इनिशिएटिव लिया गया। वो क्या इनिशिएटिव है? पहला इनिशिएटिव है हैंडबुक फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ मेंटल हेल्थ इशू इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। एक हैंडबुक बनाया गया ताकि टीचर्स को ट्रेन किया जा सके, काउंसलर्स को बताया जा सके बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, एंड जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स हैं जो कि बच्चों से डील करते हैं, एंड जो बच्चे मेंटल हेल्थ इशू से पीड़ित है, उनको कैसे हेल्प करे, मतलब उनको कैसे अर्ली डिटेक्ट करके क्योर करे। बिकॉज सी मेंटल हेल्थ इज समथिंग, अगर उसको अर्ली स्टेज पे क्योर नहीं किया गया, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वो इतना बिगड़ जाएगा कि वो कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। मतलब तब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। बट यस, इनिशियल डेज में उसको कंट्रोल करना, मतलब उसके जड़ को समझना, क्यों बच्चा ऐसे बिहेव कर रहा है, उस चीज को एड्रेस कर देने से प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। तो उसी चीज के लिए गवर्नमेंट हैज कम आउट विद ए कॉम्प्रिहेंसिव हैंडबुक, जहां पे टीचर्स को ट्रेन किया जाएगा ऑन हाउ टू, हाउ टू डिटेक्ट दी मेंटल हेल्थ इश्यूज इन चिल्ड्रन। बिकॉज बच्चे आज के दिन में 10 घंटे के आसपास टीचर्स के साथ बिताते हैं, सो कहीं ना कहीं टीचर्स प्ले इवन ए मेजर रोल इन एनीवंस शेपिंग देयर लाइफ। सो इन दैट सेंस, तो ये काम टीचर्स का ही है। सो देन काउंसलर्स एंड देन अदर स्टेक होल्डर्स। तो गवर्नमेंट इसको यही पे, स्कूल पे ही एड्रेस करना चाहता है, दैट्स व्हाई दी कॉम्प्रिहेंसिव हैंडबुक इज देयर। देन रिपोर्ट ऑन मेंटल हेल्थ सर्वे, एक रिपोर्ट निकाला गया। उस रिपोर्ट में ये पाया गया कि मतलब वो जो रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कौन किसने किया? एनसीईआरटी ने किया। बिटवीन जनवरी टू मार्च 22 ऑन 3,79,842 स्टूडेंट्स फ्रॉम 36 स्टेट्स। ठीक है, परसेप्शन ऑफ स्टूडेंट क्लास 6 to 12। तो देखो, जो परसेप्शन है वो ठीक ही है,
लेकिन बच्चों का कहना ऐसे है कि स्टडीज और एग्जामिनेशन एंड रिजल्ट, ये तीन रीजन है जिस वजह से बच्चों में एंग्जाइटी पैदा होती है। मतलब कई बार स्टडीज का पूरा ना होना, एग्जाम का आना, और एग्जाम में एक डर कि मैं तो भूल जाऊंगा सब, है ना। देन रिजल्ट में आ, कई बार बच्चों का एजम्पशन रहता है ओके मुझे 70+ मिलेगा, बट बच्चों को 50+ ही मिलता है, 70+ नहीं मिलता है, तो इन दैट सेंस दे बिकम एंशियस। तो कुछ बच्चे पहले से ही एंशियस रहते हैं कि मुझे तो नहीं मिलेगा, मैंने उतना अच्छा एग्जाम नहीं दिया। सो ये ऑल दिस रीजंस टेक ए टोल ऑन देयर मेंटल हेल्थ। ठीक है, तो ये सर्वे ने पाया है, फाइंडिंग फ्रॉम द सर्वे रिवील दैट मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स कॉमनली एक्सपीरियंस हैप्पीनेस एंड एक्सप्रेस satisfaction with the school life which decline as student move to secondary stage। मतलब प्राइमरी स्टेज में तो स्टूडेंट मजा लेके पढ़ते हैं, लेकिन उसके बाद एज एंड व्हेन दे मूव, things started to change, and that is very obvious because they now start to think about their career, they now start to think about what subject to take, how to take their life, into a successful so that they can lead a successful career। So all those things, ये सारा चीज बच्चों को थोड़ा सा परेशान करता है। So and report also found that yoga, meditation, these are some of the way to cope up with the stress that children are following। So next initiative is National Foundation Literacy and Numeracy स्टडी रिपोर्ट। तो ये जो देखो, ये जो मिशन है, इस मिशन के लिए गवर्नमेंट स्कीम भी है, वो है निपुण भारत। तो आप मुझे बताओ निपुण भारत कब लॉन्च हुआ था, और निपुण भारत का फुल फॉर्म क्या है, निपुण का, NIPUN। ठीक है, तो ये है क्या। The FLN mission aims to ensure that all children by the end of grade 3 achieve foundation literacy standard by the year 26-27। अब ये फाउंडेशन लिटरेसी क्या है। फाउंडेशन लिटरेसी का मतलब सिंपल ये है कि एक जो बच्चा है, वो जो वर्ड्स, मतलब उसको आप एक पेपर पेन में दे दो, कुछ लिखा हुआ है तो वो बच्चा पढ़ ले, है ना। आप उसको बेसिक्स मैथ्स दे दो, 5+3 पूछ लो तो बच्चा 8 बता दे। आज के दिन में जो प्रेजेंट एजुकेशन सिस्टम है इन द रूरल इंडिया एंड ऑल्सो इन द सम ऑफ द टियर 2 cities as well, if you see a grade 3 child, he or she is not able to read properly, he or she is not able to calculate properly। So why this is happening? So this means that there is some gap in the foundational literacy, and that's why scheme like Nipun Bharat is there, right? And the target from the government is that by the end of year 2026-27, बच्चों को ये जो मतलब चिल्ड्रन शुड अचीव दिस फाउंडेशनल लिटरेसी। ठीक है, देन स्क्रीनिंग टूल, मोबाइल ऐप फॉर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी एंड ग्रोसरी। तो देखो एक चेकलिस्ट ऐप बनाया गया, डिसेबिलिटी स्क्रीनिंग चेकलिस्ट फॉर स्कूल्स मोबाइल ऐप एंड बुकलेट हैज बीन लॉन्च। ठीक है, ऐप का नाम क्या है, दिस इज द नेम ऑफ ऐप, प्रहस्त। ठीक है, आप इसको गूगल प्ले स्टोर में सर्च करोगे आपको मिल जाएगा। प्रहस्त कवर्स 21 डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग द बेंचमार्क डिसेबिलिटी एज पर द RPWD एक्ट 2016। ठीक है, मतलब चेकलिस्ट बनाया गया ताकि सही सही चीज फॉलो कर सके, कुछ भूल ना जाए, कुछ छूट छूट ना जाए। देन हैंडबुक, शिक्षा शब्दकोश। So, इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी हैज प्रिपेयर्ड ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोसरी ऑफ द important terminologies in the area of school education entitled शिक्षा शब्दकोश। ठीक है, देन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल करिकुलम। तो ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने ITI पास किया है। तो ITI के बाद, ITI क्या है, वो है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, राइट। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप ने क्या किया है, ऑन एम्प्लॉयबिलिटी स्किल इन एसोसिएशन विद क्वेस्ट अलायंस, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, वेरियस अदर करिकुलम बॉडीज विद इन MSD ecosystem। मतलब so that more and more programs can come in। 90 days का कोर्स जो स्टैंडर्ड किया गया है, एंड ऑल्सो शॉर्ट डेज का कोर्स है ना, 60 days। देन आई थिंक 30 डेज का भी शॉर्ट ड्यूरेशन का कुछ कोर्स है जो ITI के अंदर लाया जा रहा है, सो दैट पीपल कैन गेट स्किल्स इन ए वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम एंड कैन बिकम एम्प्लॉयबल। दूसरा लास्ट आता है वन क्लिक रजिस्ट्रेशन फॉर इग्नू, NOIS एंड ITI कैंडिडेट्स। तो देखो ITI बच्चे 10th के बाद करते हैं, तो 10th के बाद अगर बच्चे ITI करते हैं तो कहीं ना कहीं उनका 11th और 12th मिस हो जाता है, बिकॉज उसके बाद वो एम्प्लॉयबल बन जाते हैं, वो कहीं ना कहीं काम पे लग जाते हैं। सो फॉर देम वन क्लिक रजिस्ट्रेशन फॉर इग्नू एंड NIOS, मतलब वो NIOS के थ्रू दे कैन गेट देयर हायर सेकेंडरी डिग्री, दैट इज 12th, एंड ऑल्सो थ्रू इग्नू दे कैन गेट देयर बैचलर डिग्री। तो ये सारा काम इस पे किया गया है, कब, शिक्षा पर 2020-22 में।
आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज। तो देखो यहाँ पे आपको याद बस दो ही चीज रखना है। ये किसने किया? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड यूके की गवर्नमेंट ने मिल के किया है। ठीक है। टोटल 26 लोगों को उन्होंने इनवाइट किया था काउंटर रैंसमवेयर। अब ये काउंटर रैंसमवेयर एक्सरसाइज है क्या? तो देखो रैंसमवेयर एक एक काइंड ऑफ वायरस है, आप ऐसे समझो। ठीक है, एक लेमैन टर्म्स में रैंसमवेयर इज अ वायरस जो आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करके आपके सिस्टम को खराब कर देता है। आपके सिस्टम से डेटा चुरा के वो जो भी उसको इंजेक्ट करता है उसको जाके डेटा दे देता है। तो दोनों गवर्नमेंट ने क्या किया ना, तो ये एक्सरसाइज चलाया और सिस्टम्स को चेक किया उन्होंने। दैट्स इट। ठीक है, तो ये किसने किसके बीच में हुआ है? इंडिया एंड यूके गवर्नमेंट के बीच में हुआ है। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है रियर सीट बेल्ट। तो जैसा कि हमने कल के न्यूज में देखा था, जो शाहपुर जी पावन जी के साइरस मिस्त्री है एंड टाटा सन्स के एक्स चेयरमैन रह चुके हैं, उनका डेथ हो गया है while he was traveling from Ahmedabad to Mumbai. So उस पे प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऐसा आ रहा है कि ही वॉज सिटिंग एट द रियर सीट एंड ही वॉज नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। तो यहाँ पे मैं आपको एक ना टेक्निकल चीज बता दूं कि पीछे भी रियर सीट बेल्ट आता है। अगर कोई नहीं पहनता है सीट बेल्ट, तो जो कार कंपनी है और जो क्वालिटी काउंसिल से इनका कहना है, व्हेन देयर इज एन इम्पैक्ट तब 40 जी होता है फोर्स। जी मीन्स ग्रेविटेशनल। ठीक है, 40 जी फोर्स एक बॉडी में अप्लाई होके वो पीछे जो रियर बंदा होता है वो सामने वाली सीट से टकराता है। मतलब किसी का वजन अगर मान के चलो 80 केजी है मल्टीप्लाइड बाई 40, सो व्हाट इज 8 फोर जा 3200। तो किसी बॉडी वेट अगर 80 केजी है, राइट, तो वो जब टकराएगा तो उस पे जो प्रेशर आएगा, मतलब सिर में या हाथ में कहीं भी जो टकराएगा, वो है 3200 किलोग्राम का। एंड 3200 किलोग्राम इज समथिंग दैट ए ह्यूमन बॉडी कैन नॉट सस्टेन एंड कैन डाई ऑन स्पॉट। एंड दैट इज व्हाट इट हैज हैपेंड। जो पीछे बैठे हुए थे दो लोग, वन अमॉन्ग देम वर द साइरस मिस्त्री, राइट, ही एंड द अदर पर्सन वेर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट, वेयर सामने जो दो लोग बैठे हुए थे दे वेर वेयरिंग। तो उनको भी बहुत सारे चोट आए बट दे आर स्टिल अलाइव। बट पीछे जो दो लोग बैठे हुए थे दे आर दे वेर स्पॉट डेथ। तो स्पॉट डेथ उनका क्यों हुआ? बिकॉज वो बहुत ज्यादा फोर्स से सामने वाली सीट से टकरा गए। रीजन एक ही है कि दे वेर नॉट वेयरिंग द सीट बेल्ट। इवन जो कार मैन्युफैक्चरर्स है, हर कार मैन्युफैक्चरर यही बोलता है, जो प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस है इन टर्म्स ऑफ एक्सीडेंट, तो सबसे पहला है सीट बेल्ट, उसके बाद है एयर बैग। बट यूजुअली हम क्या करते हैं, हम सोचते हैं एयर बैग है तो वी आर सेफ, बट नो, एयर बैग इज द सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज द सीट बेल्ट। सीट बेल्ट नहीं है तो 40 जी का फोर्स अप्लाई होगा बॉडी में। एंड ये एग्जाम्पल के तौर पर मैंने 80 केजी लिया, बट कोई अगर 50 केजी का है तो 50 मल्टीप्लाइड बाई 40 2000 किलोग्राम। तो 2000 किलोग्राम का फोर्स भी सस्टेन करना इज नॉट पॉसिबल फॉर ए ह्यूमन बॉडी। मल्टीपल फ्रैक्चर्स अगर हेड पे हुआ तो हेड इंजरी से तो वहीं पे खत्म हो जाएगा। सो इन दैट सेंस जो हमारे रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है श्री नितिन गडकरी, ही सेड कि वेरी सून देयर विल बी अ ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द रियर सीट बेल्ट। ठीक है, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन, दैट इज बुक लॉन्च। तो देखो, सिंस आईबीपीएस इज आस्किंग टू मच क्वेश्चन फ्रॉम द न्यूज़पेपर इटसेल्फ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। एक बुक लॉन्च हुआ है ऑन हड़प्पन सिविलाइजेशन। किसने किया है? द हिंदू ने ही किया है, राइट। सो लेट्स मूव टू द फ्यू वन लाइनर्स। सबसे पहला है एमएसपी फॉर मूंग एंड उड़द। तो जो यूनियन मिनिस्ट्री है फॉर एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर रिलैक्स द एग्जिस्टिंग लिमिट ऑफ 25 क्विंटल फॉर परचेज ऑफ मूंग एंड उड़द अंडर द प्राइस सपोर्ट स्कीम ड्यूरिंग द समर सीजन 21-22 फॉर द फार्मर इन मध्य प्रदेश। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, स्टार्टअप सिंपोजियम। ठीक है, तो ये क्या है? एज ए पार्ट ऑफ इंडस्ट्रियल आउटरीच बाय द इंडियन आर्मी under the Make in India initiative, the Startup Symposium was organized at Bengaluru on the 5th and 6th September 2022। तो यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है? यहाँ पे बेसिकली ये हुआ है, सिविल सोसाइटी से जो सारे कंपनीज हैं वो गए, पार्टिसिपेट किए, उन्होंने अपने टेक्नोलॉजीज को आर्मी को दिखाया। मतलब कोई ड्रोन बनाता है तो कोई गन बनाता है, बिकॉज देयर आर मल्टीपल स्टार्टअप दोस आर कमिंग इन हु आर ट्राइंग टू बिल्ड डिफेंस इक्विपमेंट। सो वो सारी चीज यहाँ पे हुआ। आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है ट्राई सर्विस क्रिकेट। ट्राई सर्विस का मतलब क्या है? इंडियन नेवी, इंडियन आर्मी एंड इंडियन एयरफोर्स।
तो ये जो चैंपियनशिप है ये कहाँ पे हो रहा है? दिस इज हेल्ड इन दी रेलवे क्रिकेट स्टेडियम एट विशाखापट्टनम। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। मंथन। तो ये मंथन है क्या? सो ये मंथन जो है ना, ये 3 दिन का एक एक सेशन है जिसको नाम दिया गया मंथन इन बेंगलुरु, जो 8 सितंबर से शुरू होगा। सो इट्स 3 days इन्विटेशन बाय कॉन्फ्रेंस कम पब्लिक एक्सपो ऑर्गेनाइज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। थीम क्या है? आइडियाज टू एक्शन। तो ये चीज आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं कुछ और वन लाइनर्स पे। वो है नेसल वैक्सीन। नाउ इंडिया बिकम्स द सेकेंड कंट्री आफ्टर यूके एंड इंडिया इज दी मतलब इंडिया का फर्स्ट नेसल वैक्सीन क्या है? भारत बायोटेक ने डेवलप किया इनकोवैक, ठीक है, फॉर रेस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज इन दोस एज अबव 18 ईयर्स। तो इज द वर्ल्ड सेकेंड सच वैक्सीन। ठीक है, ओके, सॉरी आई टोल्ड यूके, नो, बट इट्स चाइना। ठीक है, चाइना के बाद we are the first one who have come up with the nasal vaccine. Next is e-commerce firm Flipkart said on Tuesday it is launching a new hotel booking app. So Flipkart जो है वो होटल बुकिंग सर्विस में भी अपने बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है। नेक्स्ट, इन पार्टनरशिप विद कौन? क्लियर ट्रिप। ठीक है, अभी जैसे फ्लिपकार्ट क्या ऑफर करता है? टिकट बुकिंग, होटल बुकिंग्स एंड ऑल, वो किसके थ्रू करता है? मेक माई ट्रिप के थ्रू करता है। देन ऑनलाइन फार्मेसी जो टाटा 1mg है, ये यूनिकॉर्न बन गया है आफ्टर रेसिंग 40 मिलियन। तो ये पैसा उन्होंने कहां से उठाया? टाटा डिजिटल से उठाया। ठीक है, तो टाटा डिजिटल किसका है? कंपनी टाटा सन्स का है। तो मतलब अपने ही ग्रुप को पैसा डाल के यूनिकॉर्न बनाया गया। नेक्स्ट, मोदी जो है इंडिया का जीडीपी फोरकास्ट तो सबसे पहले कट किया है। रीजन, टारगेट ज्यादा था 15.6 गवर्नमेंट का, बट अचीव हमने 13.5 किया है। तो इट इज वेरी ऑब्वियस दैट ऑर्गेनाइजेशन लाइक मोदी विल कट दी फोरकास्ट। तो फोरकास्ट करने के बाद है ना, what they have done is that the global rating agency said it will maintain its long-term sovereign debt credit and outlook on Asia's third largest economy, उसको मेंटेन रखा है। देन आगे चलते हैं। IDBI Bank's board of director has approved reappointing of Samuel Joseph Jebraj as deputy managing director for 3 years with effect from September 20। ठीक है, तो IDBI के बोर्ड में सैमुअल जोसेफ जेबराज कौन है? डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर है। देन एचडीएफसी बैंक ने क्या बोला है? कि एचडीएफसी बैंक एकमात्र बैंक है जिन्होंने टीयर 1 मतलब 81 बॉन्ड इशू किया है 3000 करोड़ का, और उनका जो कट ऑफ प्राइस गया है वो सबसे कम है देश में, 7.48% पे गया है। ठीक है, द लोएस्ट सो फार एज ऑफ नाउ। आगे क्या होगा आगे तो समय बताएगा। So with this, unfold your potential with IXMB. All the best. Let's meet tomorrow morning. Prepare 50% faster with IXMB.